एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी माँ ने दुनिया जहाँ का सबसे अच्छा रिश्ता मेरे लिए देखा था। मैं अपने पति को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उनके घर में किसी चीज़ की कोई झंझट नहीं थी। मैं अपने ससुराल में बिल्कुल अकेली थी। मेरा पति एक नॉर्मल सा जॉब करता था। ना तो उनकी माँ थी, ना उनकी बहन थी, ना कोई रिश्तेदार था। ऐसे में किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी। पर मैं आज इस कहानी को इसलिए सुना रही हूँ कि शायद मेरी माँ गलत थी और मैं भी बहुत गलत थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सुनिए मेरी कहानी। मेरी शादी को अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि शनिवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत सा ड्रेस पहना था और तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति राजीव शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग की एक पन्नी थी। उसने वह पन्नी का बैग मेरे हाथ में थमा दिया और बोला कि उसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरानी से राजीव के तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वह कहने लगा, जो अभी ड्रेस तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग के बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वह ड्रेस देखा तो देखकर मेरी आंखें दंग रह गई थी। वह बहुत ज़्यादा फैंसी और कीमती नाइटी थी। मैंने कहा, राजीव, ये तो बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस है। राजीव कहने लगा, मेरे दोस्त के घर पर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी नाइटी लाने की राजीव को क्या ज़रूरत थी? मेरी शादी पर राजीव ने शगुन में एक जोड़ा भी नहीं लाया था। कहता था मेरी गुंजाइश नहीं थी और अब फ़िलहाल में वह नाइटी पहन ली। वैसे भी एक खूबसूरत घरेलू लड़की थी। उस नाइटी ने तो मेरे हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप करने के बाद अपने बालों को जूड़ा बनाना शुरू कर दिया तो राजीव मेरे कमरे में आ गए। मेरे पास आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, मेरे होश उड़ा दोगी। उनकी तारीफ पर मैं पलक झपकना भूल गई थी। बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को फिर से खोलकर उसको स्ट्रेट किया और अलमारी से बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी क्योंकि खुद को अच्छी तरह से ढक सकूं। ये देखकर राजीव ने मुझे जल्दी से रोक दिया। कहने लगा, ये क्या कर रही हो? इतना कीमती नाइटी का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, राजीव, मैं यूँ तो बाहर नहीं जा सकती। आप खुद देखिए, ये नाइटी काफ़ी फिटिंग है और काफ़ी खुला खुला सा है। फिर उसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना और ना लेना बराबर ही है। राजीव कहने लगा, मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में राजीव के नंबर पर किसी का कॉल आया था। वह फ़ोन पर कहने लगा, हम लोग तैयार हैं। राजीव मुझसे कहने लगे कि चलो, ड्राइवर आ गया है। राजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं भी इसी तरह से मिडिल क्लास फैमिली से ही थी। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई इतना अमीर आदमी नहीं है। राजीव के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी के रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी है कि हमें महीने के अंत के बाद का पहली तारीख का बेसब्री से इंतज़ार करना होगा, इसलिए हमें अगले महीने का इंतज़ार करना होगा। इसलिए तुम्हें हर चीज़ को सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी के उन 8 दिनों में मैंने राजीव से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वे अकेले ही रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। राजीव मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया था, इसलिए मैंने शगुन में ज़्यादा ड्रेस नहीं बनवाए थे। थोड़े महीने ही बीते थे, इसलिए मुझे हैरानी हुई थी कि जब राजीव की गुंजाइशें ही नहीं थी, इतनी कीमती नाइटी लाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी फैंसी सूट भी बिल्कुल नए नए थे। मैं उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वे एक कीमती नाइटी मेरे लिए लाए थे। कम से कम उसकी कीमत 40 से 50 हज़ार तक की थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? फ़िलहाल राजीव के दोस्त का ड्राइवर भी आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने रुकी। हॉर्न देते ही जल्दी से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में उस टाइम 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बने बगीचे भी बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि आम पार्टियों में होती है। राजीव मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर आंगन में ले गया। मेरी नाइटी काफ़ी फिटिंग थी और उस पर यह सितम था कि दुपट्टा नेट का था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय आदमियों के कोई भी नज़र नहीं आया था। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हो गई थी।
ये कैसी पार्टी थी जहाँ सब पुरुष ही पुरुष थे, एक भी औरत नहीं थी। और ये अगर सिर्फ पुरुषों की पार्टी थी तो फिर राजीव मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था? इन हट्टे कट्टे पुरुषों को देखकर मैं बिल्कुल राजीव के साथ चिपक गई थी। मैंने कहा, राजीव, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगे, ये सब शादीशुदा नहीं है तो उनकी पत्नियाँ कहाँ से आ सकती हैं? मुझे अपने साथ चिपकाए हुए अपने दोस्तों के पास ले गए। मुझे हैरानी का झटका लगा उस वक्त जब राजीव ने मेरी पहचान अपने दोस्तों से करवाया और वे हाथ मिलाने के बहाने मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं ये देखकर पीछे हटी थी। ये कौन सा तरीका था? फिर मुझे राजीव के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब घूरती हुई नज़रें थी सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी बेशर्मी थी, मुझे अपने जिस्म पर चुभती हुई सुइयां महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत तेज घबराने लगा था। मुझे इस तरह बेचैनी होने लगी थी मैं जल्दी से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 आदमी थे और पांचों के हाथों में शराब के गिलासों में शराब भरा हुआ था। सबकी आंखें न जाने एक हवस का शिकार करता हुआ महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब के सब नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए राजीव के पास जाकर उनके सीने से लग गई। मैंने कहा, राजीव, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आप घर छोड़कर आइए। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या महिलाएं पुरुषों के पार्टी में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लड़कियां पसंद है। हर पार्टियों में जाएं और इन्जॉय कर सकें। इसलिए ये डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो राजीव का व्यवहार देखकर ही आश्चर्यचकित हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले मैं रो देती। राजीव का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी पत्नी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, उन सब की भी शादियां हो जाएंगी तो सबकी पत्नियां आ जाएंगी। अगर हमारी पत्नियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छे खाने का आयोजन किया है। उसका व्यवहार मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह राजीव से कहने लगा, आओ राजीव, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं राजीव का हाथ जोर से पकड़े डाइनिंग रूम में टेबल तक पहुंची थी, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के डिश लगे हुए थे। मैं राजीव के साथ टेबल पर बैठ गई। राजीव के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उसका दोस्त जिसके यहाँ पार्टी थी वह मेरी प्लेट में अलग अलग तरह के डिश डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, ये भी खाकर देखिए, ये भी खाकर देखिए। खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। मुझे भी भूख लगी हुई थी। अजीब बात तो ये थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते मुझे लगा जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। बेहोशी की नज़रों से राजीव के तरफ देखा तो उस वक्त मुझे एक के बजाय 4 राजीव नज़र आ रहा था। मैंने कहा, राजीव, आप घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए राजीव की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोते हुए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में पड़ी थी, अभी भी उसी नाइटी में थी जो अब मुझे अपने बदन पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा बदन साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की टीसें उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते बदन को बेड से टेक लगाकर बैठने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी वहाँ पर खरोचों और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई थी। मैं ठीक से अपने होश में आई भी नहीं थी कि जब राजीव ट्रे में नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए थे। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए पूरे ड्राई फ्रूट का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं राजीव, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्र करने के बजाय मुस्कुराने लगा। कहने लगा, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने अपने होश खो बैठा था और इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। राजीव काफ़ी आशिकाना मूड में लग रहा था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा गरम गरम चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। हैरान हो रही थी
कि उन 8 दिनों में तो राजीव ने कभी मुझसे ऐसे शब्द से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे बदन में जख्म थे। फिलहाल अगले दिन तक मैं काफ़ी ठीक महसूस करने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये रोज़ की समस्या बन जाएगी। हर शनिवार राजीव मुझसे एक नई ड्रेस लाकर देता, कहता तैयार हो जाओ, दोस्त के घर डिनर पर जाना है, और फिर इस दोस्त के बंगले में मुझे ले जाता। इस बार तो उसके दोस्त मुझ पर पहले से ज़्यादा अपना प्यार लुटाकर कहने लगे, भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। राजीव तो बड़ा खुशनसीब है कि उसे आप जैसी पत्नी मिली है। मुझे राजीव के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बहुत बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा था। वह बेशर्मों की तरह हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही राजीव से कहूँगी, मैं अब की बार उनके घर नहीं जाऊँगी। मुझे पुरुषों की इस तरह की घटिया बातें और मजाक पसंद नहीं था। इस बार मेरे साथ ये हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझ पर बेहोशी छाने लगा। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर चूर था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि राजीव बहुत खुश लग रहा था। घर पर फल फ्रूट भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था, जबकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर ये रोज़ रोज़ की अय्यासियाँ कैसे हो रही थी। घर आते हुए वह रोज़ अच्छे से अच्छा होटल का खाना साथ ले आता था। मुझसे कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे राजीव की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके लिए काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, उसे सजाया और संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना अहमियत रखता है। मेरे हाथ थामे वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे कि जानती हो तुम्हें मैंने अपनाने के लिए कितने पापड़ बेले थे। ये बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली बिचौलिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी राजीव को नहीं देखा था। मैंने कहा क्या मतलब। मेरी बात पर वह हंसने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया था। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। मुझ पर विश्वास करो कि मुझे बहुत डर लगा था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक रिश्ते कराने वाली आंटी को निकलते देखा था। फिर मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छे खासे पैसे दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूँ मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो राजीव की बात सुनकर हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था मेरा पति मुझसे पहले मोहब्बत करता था। मुझे अपनाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में राजीव के लिए और भी मोहब्बत और उसकी कदर बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। शनिवार को जब मुझे राजीव ने फिर से वह कीमती नाइटी लाकर दिया तो मैंने कहा, राजीव मुझे आपके दोस्तों के घर पार्टी में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम बदलने लगे थे। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा। वे लोग इतने चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। न जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आने लग जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। उस दिन तो मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहती। फिर वहाँ पर सिर्फ पुरुष होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है। आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, आप जाइए। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा मना करना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। राजीव बहुत गुस्से में मेरे पास आया, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, अब मेरा गुस्सा भी देखोगी। मुझे ना कहने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और मैं उनके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। रिंकी, अगर तुमने मेरे किसी बात के लिए भी मना किया तो तुम नहीं जानती कि मैं कितना गुस्सैल और पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि जो मैंने उसे कही थी। लेकिन राजीव का गुस्सा तो यूँ था जैसे वह सच में मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें मेरे आंखों में गाड़कर बड़े खतरनाक शब्दों से कह रहा था। उस दिन तो अपने पति का ये रूप देखकर मैं बुरी तरह से कांप सी गई थी। मैंने फिर उससे कोई बहस नहीं की और वहाँ चली गई। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे इतने सारे पकवान और खाने भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि इस भोजन को करते ही ये मुझे अपने होश में नहीं रहने देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपने प्लेट में डाली थी और थोड़ा थोड़ा सा निवाला खा रही थी। लेकिन जैसे ही राजीव के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा राजीव को किया था। ये देखकर मेरे होश गुम हो गए थे।
राजीव ने सामने पड़ी बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे थे, पूरा ख़त्म कर दो। वह घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वह चावल ख़त्म किए थे और खाते ही मेरी वे हालत हो गई थी। अब तो मुझे राजीव पर भी शक होने लगा था। अगली शनिवार आने से पहले मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग करने गई हुई थी, मुझे भी साथ ले गई थी। वहीं मेरी मुलाकात राजीव के उन 5 दोस्तों में से एक से हो गई थी। वह बातों के बीच बीच बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आइए तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लेकर आना। ये भी आपकी तरह बड़ी कमाल की चीज़ है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूरकर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की? मेरा शब्द थोड़ा तीखा हो गया था। आसपास के आने जाने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए थे। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुझे? हम औरत को देखकर तमीज़ करते हैं, हर औरत का नहीं। तू ऐसी औरत है कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए? मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात कर। वह कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है तुझे? 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो? ये शब्द सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज जिसने भी सुनी, सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। कुछ लोग कहने लगे, मैडम अगर इस आदमी ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ आदमियों ने तो अपना हाथ खूब साफ कर लिया। मेरा जी तो यही चाह रहा था कि कहूँ कि मुंह तोड़कर उस आदमी का हुलिया बिगाड़ कर रख दो। जिस आदमी को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं थी। मैंने सोचा कि घर जाने के बाद राजीव को उसकी हरकत बताऊंगी। वे लोग कितने बदतमीज़ हैं और हर शनिवार को ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है। उनकी नज़रों में तो किसी की भी बहन बेटी की इज्जत नहीं है। उससे पहले कि वहाँ खड़े आदमियों ने उस आदमी की अच्छी खासी दुर्गति बना दी तो वह कहने लगा, इस औरत का खुद तो चरित्र ठीक नहीं है। ये औरत धंधा करने वाली औरत है और मैं उसका ग्राहक हूँ। बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? ये बात सुनकर कहने लगा, तुम हर शनिवार को क्या करने हमारे बंगले पर आती हो? वह तब जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो इस बार आना शनिवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा और मैं तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देखते रह गई थी। मैं यूं ही ठिठक कर पत्थर हो गई थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से फड़फड़ाकर उठा था, मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए बाजार से घर ले आई। कहने लगी, दीदी ये सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। मेरा तो जी घबरा रहा था, जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा और वह फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेचैनी सवार होने लगी थी। मेरी बहन मेरी बिगड़ती हुई हालत देखकर मुझे घर ले आई थी, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं जल्दी से अपने घर चली गई। घर गई तो राजीव का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा, खूब रह लिया ना अपनी माँ के घर। अब अगर तूने मायके रहना है तो और दिन में जाकर रहना। शनिवार को तो एक छुट्टी होती है मेरी, वह भी छुट्टी तुम बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वह गुस्से से भड़क उठता और अपनी बात से पलट जाता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर लेकर आया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ पर नहीं था जिससे मेरी मॉल में झगड़ा हुआ था। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैंने जल्दी से खांसने लगी और वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपनी उंगली अपने हलक में डालकर उल्टी कर दी। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। राजीव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लिटा दिया। अभी कमरे में लाया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। राजीव कहने लगा, इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। हर बार तुम लोग रात भर मेरी पत्नी के साथ अय्याशियाँ करते हो। अब वह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आधे तो उसकी दवाई पर खर्च हो जाते हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे, हमें स्वीकार है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदा कर रहा था। पति तो पत्नी का रक्षक होता है, उसे गंदी नज़रों से बचाने के लिए, चाहे वह उसके दोस्त का ही गिरबान क्यों ना हो। ये कैसा पति था?
जो मेरा ही सौदा कर रहा था। उससे पहले कि वे लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा था। ये सुनकर वे सब घबरा गए थे। मैंने यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई थी। मुझे बैठता देखकर राजीव और बाकी दोस्तों के रंग भी उड़ गए थे। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उससे खूबसूरत लड़की चाहिए थी, इसलिए कि उसे अपने दोस्तों के आगे बेच दे। राजीव जेल में बंद था और इसी बीच में मैंने उसे डिवोर्स भी ले ली थी। मुझे डिवोर्स भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता कराने से पहले उन्होंने ये तो देखा था कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वह करता क्या है। भगवान के लिए अपनी बेटियों को भी ब्याहने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया करें, कहीं कोई राजीव जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में ना आ जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।